नाज़रीन वेलकम बैक। सॉरी हमारी जो कुछ टेक्निकल मेरा ख्याल है मसरूफियात हमारी लाइनों के अंदर आ रही हैं अब, या हमारी तरफ से हैं या कॉलर्स की तरफ से हैं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ओके, साथ मुझे मैसेज ये दिया जा रहा है कि प्लीज़ अपना टीवी बंद कीजिए, क्योंकि जब आपका टीवी ऑन होगा और आप वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत डिले होती है। उसको बंद कर दीजिए, वहाँ पे आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अभी मुझे पता है एक कॉलर ऑन होल्ड हैं, अब सीधा उनसे बात शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं उनकी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अपना वाइफ के लिए इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक तो वो इस कंट्री में एंट्री हुई थी 5 नवंबर 2011। ठीक तो मैं 2 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन वीजा शुरू होता है 27 अक्टूबर 2011। ठीक 27 अक्टूबर, और वो आई थी 11 नवंबर बताया। 5 नवंबर 5 2011। नवंबर 5 नवंबर 2011। ठीक, अब बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं क्या वीजा अप्लाई अक्टूबर में कर सकता हूँ 27 अक्टूबर से पहले? जी रूल 27 चेंज हो अक्टूबर रहे हैं से ना? पहले आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल 28 डेज पहले आप क्योंकि कर मैंने सकते उनका एग्जाम मैंने उनका ना अपना उन्होंने पास कर लिया था, दूसरे वाला हैं। ठीक, जो था उसके लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 अक्टूबर को उनकी एंट्री हुई है, 5 नवंबर को एंट्री हुई है। 27 जी हाँ अक्टूबर को जी, उनका बिल्कुल। वीज़ा शुरू हो रहा था। इसका मतलब उन्होंने अपने वीज़ा शुरू होने के वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर एंट्री कर ली यहाँ पे। जो उनको टोटल वीज़ा मिला होगा वो 27 महीने का मिला होगा। उसमें से अगर उनके 2 साल जब भी कंप्लीट होते हैं तब वो अप्लाई कर सकती हैं। अब 2 साल उनकी कंप्लीट हो रहे हैं, अब 27 अक्टूबर से अगर हम वीज़ा उनका शुरू करते हैं तो 27 अक्टूबर 2013 को उनके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि 27 अक्टूबर उनका क्वालिफाइंग पीरियड बनता है। अब क्वालिफाइंग पीरियड से 28 दिन पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 1 अक्टूबर के बाद किसी भी डेट को अप्लाई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह यू शुड बी ऑल राइट, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछा था, मैंने HSMP के लिए अप्लाई किया है 5th ऑफ मई 2013। 5th ऑफ व्हाट सॉरी? इंडेफिनेट के लिए। तो मेरी मिसेज आई थी इधर अक्टूबर 2011 में। ठीक तो उनके 2 साल अभी नहीं थे हुए, लेकिन उनका जो वीजा था ना, उसकी मियाद भी मेरे वीजे के मुताबिक खत्म हो रही थी। मेरा वीजा खत्म हो रहा था 5th ऑफ मई 2013। तो मेरी मिसेज को भी इन्होंने यही दिया था कि उनका भी वीजा खत्म हो रहा था 5th ऑफ मई 2013। जी, वो जाहिर है। तो ठीक एक मेरा बेटा भी है, वो अभी पैदा हुआ था 4th ऑफ मार्च 2013। तो मैंने अपना भी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया और अपनी मिसेज का, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं था किया हुआ, तो मैंने उनका भी, अभी उन्हें 2 साल नहीं थे हुए, लेकिन मैंने वो भी फिर इंडेफिनेट के लिए, क्योंकि जो मेरा स्टेटस होगा वो भी इन्हीं का होगा। तो मैं इस बारे में ये जानना चाहता था कि क्या मैंने ये ठीक अप्लाई किया हुआ है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया, फीस भी काटी जा चुकी है, तो तकरीबन नियरली आई थिंक 2.5 मंथ हो गए हैं। ठीक, तो इस बारे में मुझे जानना था ये क्या चलें, मैंने मैं ठीक बताता किया हूँ हुआ सर। है या कि नहीं, या मुझे अपनी मिसेज का एक्सटेंशन अप्लाई करनी थी। चलें मैं बताता हूँ सर। Right. पहली बात तो ये कि अब उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब आप अप्लाई कर चुके हैं। सो आपने सही किया गलत किया, अब तो उसके फैसले का इंतज़ार कीजिए, फिर आगे देखिए क्या करना है, बिकॉज अभी और आपके सिचुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लॉ है वो तो ये है जी कि अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है फ्रॉम एनी ऑफ द कैटेगरीज जहाँ पे आप 5 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपके स्पाउस को अगर आपके साथ रहते हुए कम से कम 2 साल का टाइम हो गया तो वो आपके साथ ही इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको अभी 2 साल का टाइम नहीं हुआ तो आपको उनके लिए एक्सटेंशन अप्लाई करनी चाहिए। अब आपने अप्लाई तो कर दिया सारा इकट्ठे ही, चलें कोई बात नहीं। अब दुआ ये है कि अगर आपको वो इंडेफिनिट लीव रिफ्यूज़ करते भी हैं, आपकी वाइफ को, आपको तो नहीं, आपकी वाइफ को अगर वो इंडेफिनिट लीव रिफ्यूज़ करते भी हैं तो होपफुली उनको साथ वो डिस्क्रेशन लीव लगा के 2 साल की या 2.5 साल की, या उनको स्पाउस वीज़ा के ऊपर ऑटोमेटिकली डाल के आपको वो भेज देंगे। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी नई एप्लीकेशन करने से आपकी बचत हो जाएगी, आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक बायोमेट्रिक्स वगैरह की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ बायोमेट्रिक्स उसी तरह से हैं जिस तरह आपकी फ़ोटोग्राफ ली जाती है, या आपकी होम ऑफिस की फ़ीस ली जाती है, या आपके सिग्नेचर्स होने ज़रूरी हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, उसी तरह से आपकी ये चीज़ चलती है। सो उसमें आपको बायोमेट्रिक्स होने से ये इंडिकेशन नहीं मिलती कि केस आपका अब होने वाला है कि नहीं होने वाला। बायोमेट्रिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि एक लम्हा, एक जो संग मील कह लें आपकी एप्लीकेशन का, वो एक और तय हो गया बीच में, एंड दैट्स ऑल। अब आती है बात कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको वो इंडेफिनिट लीव दे देते हैं और आपकी वाइफ को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं
तो आप स्पाउस वीज़ा के लिए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिए कि अगर आपका स्टेटस ख़त्म हो भी जाता, यानी आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर दिया और आपकी वाइफ ने ना किया होता क्योंकि उनके अभी 2 साल नहीं हुए, तो उस सूरत में भी उनका स्टेटस चलते रहना था, बिकॉज उनका वैलिड लीव तो चल रही थी, सो उसमें कोई मसला नहीं था। हाँ, अगर उनकी लीव भी आपके साथ ही ख़त्म हो रही थी और आपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना था और उनके अभी 2 साल नहीं हुए थे, तो आप उनके लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आराम से रिलैक्स कीजिए। जब जवाब आता है, अगर जवाब आपकी मर्ज़ी का नहीं आता या आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं या आप उसको कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर मशवरा कीजिएगा। मेरे से करना है मेरे से कर लीजिएगा, अदरवाइज़ किसी और से कर लीजिएगा जो आपको उसमें थोड़ा सा बैठ के प्रॉपर गाइड कर सकें कि आगे क्या करना है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप आमतौर पे अगर कुछ गलती कर भी जाएं, अगर सब कुछ ज़्यादा आपकी हैवी मिस्टेक नहीं होती तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है जिसको आप कल को ठीक नहीं कर सकते। होपफुली यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। बताइएगा ज़रूर क्या होता है। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2000 जनवरी में मैं यहाँ आया था। 2000 ऐसे 2000 जनवरी में, ठीक, और मैंने कोई केस वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक, बस ऐसे ही रहता रहा मैं यहाँ। 2008 में मैं पकड़ा गया था तो मैंने केस डाला था। अच्छा, तो उसके बाद 2 दफा मेरे वकील ने FRLO या क्या उसकी एप्लीकेशन डाली थी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आप इस साल यहाँ पे आए थे। ठीक, फिर मैंने दूसरा लॉयर चेंज किया तो उन्होंने उसके लिए उनको कहा कि अपील का राइट दें। तो अभी तक वो ना, मुझे कोई तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 16 महीने हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं हर महीने हाजिरी पे जाता हूँ आज सिग्नेचर करने, तो उन्होंने मुझे इस दफा रोक लिया था। कोई 2 फॉर्म थे या एक था लॉस प्रॉपर्टी, बस उस पर साइन कराए और थम लिए थे। फिर कहते हैं जाओ घर। तो मैंने पूछा भी ये क्या है, ये रिमूव क्यों? कहते हैं नहीं, ये हमने रिकॉर्ड में लगाने हैं। तो फिर मैंने अपने वकील को आगे कहा कि ये मसला है। तो उसने कहा जी जब तक ये हमें आपको अपील का राइट नहीं देते, ये आपको रिमूव नहीं कर सकते। मुझे प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। ओके, चलें बताता हूँ जी। ओके, खुदा हाफिज़ जी। पहली बात तो ये अच्छी चीज़ है जी जो आपको उन्होंने बताया कि आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डल चुकी है। उस ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन में अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया और अपील का राइट नहीं दिया तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कल को वो रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपील का मौका मिलना चाहिए उसके ऊपर। अब ये कहने के बाद इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी आपके पास जब आपकी FLR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको चैलेंज करें, यानी आप उसको कहीं जुडिशल रिव्यू में लेके जाएं या आप कहें कि जी मैंने इसको अभी कोर्ट्स में लेके जाना है और मैंने इसको पूरा चैलेंज करना है। दूसरी बात यह है कि आप सोचते हैं कि या आपका वकील सोचता है कि अभी इसमें इतनी जान नहीं है कि इसको जुडिशल रिव्यू में लेके जाया जाए। उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का? अब वो इंतज़ार भी 2 तरह का है। एक इंतज़ार है कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल के, और दूसरा इंतज़ार है कोई एप्लीकेशन डाले बगैर। अब अगर आप एक रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, पिछले 6 महीने तक तो कोई मसला नहीं होता था, 4-5 महीने तक बल्कि कोई मसला नहीं होता था। हम रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट डालते थे, कभी कभार उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती थी और हम बैठे होते थे कि जी इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट गई हुई है। अब उन्होंने करना शुरू किया है, कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट ... रिजेक्शन। अब वो रिजेक्शन का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर कोई कानूनी तौर पर लाजमी नहीं है कि हम आपके एप्लीकेशन को रिकन्सिडर करें, इसलिए हम आपको ये वापस भेज रहे हैं। कोई नई बात करनी है तो आप जाके नई दोबारा होम ऑफिस की फ़ी पे करें और उसके बाद आप करें। अब मेरी पोजीशन ये है कि भाई अगर हम नई बात नहीं करना चाहते या नई बात करना भी चाहते हैं तो चलो नई एप्लीकेशन डाल देंगे, लेकिन अगर नई बात नहीं है, हम उसी बात को कहते हैं कि भाई तुमने फैसला सही नहीं किया, तो फिर क्या करें? अब उनकी पोजीशन ये है कि भाई फैसला सही नहीं है, जुडिशल रिव्यू में ले जाओ उसको। भाई हम कहते हैं कई केसेस ऐसे नहीं होते कि उनको अभी जुडिशल रिव्यू में लेके जाएं, सो फिर हम चाहते हैं कि आप ही इसको दोबारा देखें, होम ऑफिस इसको दोबारा देखें, क्योंकि आपने ओरिजिनल फैसला अपना ठीक नहीं किया था। उस सूरत में हम कुछ और करना चाहते हैं। अभी जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर आपकी रिकन्सिडरेशन आप भेजते हैं, उसको वो आगे रिजेक्ट करके भेज देते हैं। सो मेरा जो पर्पस होगा यहाँ पे, मैं आपको जो कहूँगा वो ये है कि उस सूरत में आप फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर आपने फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर दी, अब आपने भेज दिया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, और जो अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो फिर क्या आपके लिए सूरत बनती है? तो फिर वो आपकी वाली सिचुएशन है कि आपने FLR एप्लीकेशन की, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, अपील का राइट नहीं दिया, आपने कोई और एप्लीकेशन नहीं की, आपको सिर्फ वकील ने कहा कि जी अगर आपको निकालना होगा तो आपको अपील का राइट मिलेगा। ये चीज़ मोस्ट प्रॉबली सही है। कहाँ पे थोड़ी सी इसमें एक
क्वेश्चन मार्क आ सकता है वो ये है कि अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डली हुई है, उसको वो रिफ्यूज़ करते हैं और उन्होंने एक हाफ उसका रिफ्यूज़ल आपको भेजा, यानी उन्होंने कहा कि जी आपका कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन एनफोर्समेंट शुरू नहीं किया, तो वहाँ पे कानून तो यही कहता है कि जब भी वो एनफोर्समेंट डिसीजन सर्व करेंगे आपको IS 151A जो होता है, तो वहाँ पे आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। अक्सर मैंने ये भी देखा है होम ऑफिस को करते हुए कि वो ये करते हैं कि आपको IS 151A सर्व कर देते हैं। अपील के राइट की जहाँ तक बात आती है उसके अंदर वो कह देते हैं कि जी हमने आपके केस को देखा है, देयर इज़ नथिंग इन दिस, इसको हम सर्टिफाई कर देते हैं एज क्लियरली अनफाउंडेड। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, सो इसको भी दिमाग में रखिए। अगर उन्होंने उसको सर्टिफाई कर दिया और आपको डिटेन कर लिया और कहा कि जी अब हम आपको निकाल रहे हैं, अपील का राइट नहीं है, तो फिर सिर्फ एक जो तरीका बचता है आपके पास उसको चैलेंज करने का, वो जाके जुडिशियल रिव्यू में होता है। सो बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मैं कर गया हूँ यहाँ पे, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर गया हूँ जो मेरी नीयत नहीं थी, लेकिन कुछ रोज़े का असर है, कुछ गर्मी का असर है, और मेरा ख्याल है शायद कुछ मेरी बुरी आदत है कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, सो इसलिए शायद वो बात आगे निकल गई। आपसे आपके सवाल के ऊपर मैं वापस आता हूँ। जनवरी 2000 में आप आए, आपने 2 दफ़ा FLR एप्लीकेशंस की, दोनों एप्लीकेशंस आपकी रिफ्यूज़ कर दी गई, अपील का राइट आपको नहीं मिला। आपके वकील ने कहा कि आपको अगर निकालना होगा तो अपील का राइट मिलेगा। मोस्टली जैसा मैंने बताया कि बात सही है, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा अगर आप कल को अपील में जाते भी हैं और आपके 2-3 साल ऐसे गुजरे जहाँ पे आपका कोई स्टेटस नहीं था और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई थी, तो वो जज के सामने चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो मेरी पोजीशन हमेशा से यही है, खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर आए हुए हैं यहाँ पे UK में, अगर आपका कोई स्टेटस नहीं है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन डालते रहें। एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, डज नॉट मैटर, अगली एप्लीकेशन डालें। कोई रिप्रेजेंटेशंस रिफ्यूज़ होती हैं, डजंट मैटर, कुछ और स्टेप उठाएं, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को सिस्टम में रखें ताकि आपका मामला कहीं ना कहीं आगे तक चलता रहे। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो कल को अगर आप पहुंच भी जाते हैं जज के सामने, तो जज को ये नज़र आएगा कि आपने UK लॉज को रिस्पेक्ट नहीं किया, ओवरस्टे होने के बाद आपने कभी कोशिश नहीं की अपने आप को यहाँ पे रेगुलेट करने की, जो कि आपके खिलाफ चाहती है। और ये याद रखिए कि जब भी आपको अपील का राइट मिलेगा, उस अपील के अंदर जज का डिस्क्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जज का आपकी तरफ क्रेडिबिलिटी की तरफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जज का आपको पसंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जज के पास पहुंच भी जाते हैं अपील में और जज को आपकी कोई बात पसंद नहीं आती, या जिस तरह से आप बात करते हैं वो पसंद नहीं आती है, जो कुछ आप अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं वो पसंद नहीं आती, तो जज आपको उसी के ऊपर फैसला करेगा ना कि आपको स्टेटस मिलना है कि नहीं, तो फिर आपको वो रिफ्यूज़ कर देगा, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके जी, इसका मैंने डिलिबरेटली बहुत लंबा जवाब दिया इस सवाल का, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों की सिचुएशन शामिल हो जाती है। इसलिए जिन लोगों के इस तरह की सिचुएशन है कि FLR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कुछ ना कुछ सिस्टम में डाले रखें, कुछ ना कुछ आगे चलाते रहें, ताकि कल को जब आप जज के सामने पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है वो तो रहता ही है, कल को कोई एमनेस्टी आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ अनाउंस करते हैं कि जिसमें वो ओवरस्टेयर्स को स्टेटस देने को तैयार हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो जो लोग सिस्टम में होंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, जो लोग सिस्टम में नहीं उनको फ़ायदा नहीं मिलता। मेरे एक्सपीरियंस में तो यही चीज़ है। सो आपके मेरा ख्याल है भले की बात यही होगी कि अपने आप को कोई ना कोई सिस्टम में रखने के लिए एप्लीकेशन डाले रखें। और जी अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी। खैरियत, अच्छा, मैंने ठीक-ठाक। यहाँ पर ना ओवरस्टे था, तो मैंने यहाँ पर एक ब्रिटिश लड़की से शादी कर ली, तो फिर मुझे उन्होंने डिक्शनरी लीव दे दिया 2.5 ईयर की फैमिली लाइफ के ऊपर। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इसको एक्सटेंशन कराना है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? क्योंकि पहली दफा जब वीजा लिया था तो उनको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए थे, तस्वीरें भी दी थी और भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए थे। तो क्या अभी दोबारा वही सारा कुछ देना पड़ेगा, तस्वीरें भी, डॉक्यूमेंट्स भी और सारा कुछ? और दूसरा मेरा ये था कि पासपोर्ट भी दोनों के देने पड़ेंगे, यानी कि मेरा और मेरी वाइफ का। ओके, चलें बताता सिर्फ हूँ। ये पूछना था कि क्या कुछ चाहिए होगा। ठीक है जी, बताता हूँ। अब आपने बताया आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है 2.5 साल की, आई एम श्योर अभी आपको बहुत रिसेंटली ही मिली होगी। सो क्यों आप अभी 1.5-2 साल आगे की बात कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन चलें आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये याद रखिए, जब भी आपको डिस्क्रिशनरी लीव दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं कि आप कानून में पूरे नहीं उतरते। हमने कानून के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन को देखा, उसमें आप अगर पूरे उतरते हैं तो हम आपको स्पाउस वीज़ा देते, हम आपको वो नहीं दे रहे, हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपके ब्रॉडली सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम इमेजिन करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटस मिलना चाहिए, इसलिए हम आपको डिस्क्रिशनरी लीव दे रहे हैं। अब डिस्क्रिशनरी लीव का मतलब फिर ये नहीं हुआ कि ये सिर्फ आपकी शादी के ऊपर बेस करता है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपके लॉन्ग रेजिडेंस पे बेस करता है, नहीं।
उसका मतलब ये कि आपके तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये फैसला किया गया कि आपको डिस्क्रेशन लीव मिलनी चाहिए। यही फैसला उन्होंने दोबारा करना होगा जब 2.5 साल बाद आपकी लीव एक्सपायर हो रही होगी। सो यस, आपको दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी लगानी हैं। अगर आप वाइफ के साथ ही हैं तो वाइफ का पासपोर्ट भी जाता है, आपका भी जाता है। वाई नॉट? बिकॉज आपने अपने सर्कमस्टांसेस प्रूव करने हैं ना। सो उनको प्रूव करने के लिए आपको वही सब कुछ दोबारा दिखाना पड़ेगा जिस तरह आपने पहले किया। हाँ, अपने जो 2.5 साल आपके गुजरे होंगे लास्ट, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है। उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा सारा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। उसके अंदर आपको और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पासपोर्ट्स भी जाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जाने हैं, लेकिन जब टाइम आएगा उस वक्त देखिएगा, बिकॉज लॉज में चेंजेस आती रहती हैं। जो फिर अप टू डेट चेंजेस उस वक्त होंगी उसके मुताबिक आपको अप्लाई करना होगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं सजाद बोल रहा हूँ जी, लंदन से। जी सजाद साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बहुत समझाते शुक्रिया। हैं लोगों को। बहुत तो मैं शुक्रिया अक्सर सुनता रहता हूँ आपका प्रोग्राम। जी। तो मेरा सवाल ये था कि मैं 2002 अप्रैल में आया था यहाँ पर, ठीक और मैंने 2010 में दिसंबर में जो है ना अपना आर्टिकल 8 के तहत मैंने एप्लीकेशन की थी, ठीक जो रिजेक्ट हो गई थी। तो ठीक वो 2 वीक के बाद वो रिजेक्ट हो गया, आ गई वापस। फिर मैंने अपील भेजी थी, वो पहली अपील भी रिजेक्ट हो गई थी। और फिर मैंने दूसरी अपील भेजी। दूसरी अपील जो है ना वो भी तकरीबन 2011 मार्च तक जो है ना वो रिजेक्ट हो गई थी। दूसरी अपील गई हुई है, दूसरी अपील का 2000 मार्च के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं अपने वकील के पास गया था, उससे मैंने कहा था कि मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, और आजकल जॉब दे भी कोई नहीं रहा कि बगैर उसके। तो मैंने उसको कहा था कि मेरी कोई एप्लीकेशन लिखें जी, मुझे वर्क के लिए जो है ना इजाजत लेकर दें। ठीक तो वो कह रहा था कि वर्क के लिए जो है ना इस तरह से इजाजत नहीं मिलेगी, आपका केस जो है ना हाई कोर्ट में ले जाना पड़ेगा रिव्यू के लिए, ठीक तो वहाँ शायद हो। तो मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और फीस देने के लिए। तो जी मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इजाजत मिल सकती है, किस तरह से इजाजत मिल सकती है काम करने की, कि मैं कोई इसे काम करूं और आगे आपने जो है ना बाकी काम चलाऊं। कि मगर अगर मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा तो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वकील को फीस दूंगा और सही हाई सही। कोर्ट में जाऊंगा। और फिर ये भी तो देखना है कि आपको हाईकोर्ट जाने इस का तरह कोई से फायदा जो भी है कि ना नहीं। इजाजत मिल सकती है काम चलें करने सर, आप कुछ गौर से सुने। पहले तो कुछ और एक दो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। वो ये, आपने बताया कि आपने दिसंबर 2010 में एप्लीकेशन की और उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया बहुत जल्दी। अब ऑब्वियसली आपको अपील का राइट मिला होगा, तो फिर आप उसमें आगे अपील पे गए होंगे। जब आपको होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है और आपने अपील में जाना होता है, तो आप फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, जहाँ इमिग्रेशन जज के सामने आपकी अपील सुनी जाती है। अब आपने बताया वहाँ पर भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया, आपकी अपील डिसमिस कर दी गई। उसके बाद आपने आगे लीव टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन डाली होगी। अब वो लीव टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल, वो जो परमिशन है, परमिशन फॉर लीव टू अपील, उसको बहुत जल्दी डिसाइड कर दिया जाता है। उसको 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में डिसाइड कर दिया जाता है। वो भी आपने बताया कि आपको रिफ्यूज़ हो गए। अब उसके बाद एक मौका और होता है कि आप डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल को लिखते हैं और उसको डिस्कस किया जाता है। अब वो आप बता रहे हैं कि आपने 2011 मार्च में वो चीज़ की और अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सर, अब हम जुलाई 2013 में हैं, आपको 2 साल और 4 महीने गुजर गए हैं आगे। किधर रह रहे हैं आप? 2 साल और 4 महीने ये चीज़ कोर्ट में नहीं पड़ी रहती। आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है, या अगर थी तो उन्होंने आपको जवाब भेज दिया होगा और आपको वो मिला नहीं है। ये पता करें कोर्ट के साथ। और अगर ऐसी चीज़ होती कि वाकई अभी तक कोर्ट की तरफ से आपको जवाब नहीं आया, तो हाँ, वो आपका बहुत अच्छा एक चांस बन सकता है कि जिसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये आपका सारा टाइम लीगली ही गुजरा है। सो उसके बाद कुछ और देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो आपके वकील साहब कह रहे हैं कि जी जुडिशल रिव्यू में जाना पड़ेगा, मेरा उसके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ जुडिशल रिव्यू में सिर्फ तब जाएं जब केस में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। अब अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील या आपकी एप्लीकेशन टू द अपर ट्राइब्यूनल कोर्ट में की गई थी और उसका आपको जवाब नहीं आया, तो पहले पता तो करें कोर्ट से कि क्या बना। अगर कोर्ट से आपको जवाब मिल जाता कि नहीं जी ये तो हमने कर दिया था फैसला या आपकी एप्लीकेशन हमें पहुंची ही नहीं थी तो फिर तो आप खाली फजूल में बैठे इंतज़ार करते रहे ना। तो उसको आपने जुडिशल रिव्यू में ले जा के क्या करना है?
सो वो बिल्कुल आपके पैसे वेस्ट करने वाली बात होगी। प्लस जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली सस्ता काम नहीं होता, उसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। सो उसमें तभी जाइए जब आपको नज़र आ रहा है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, उसमें कितनी जान है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उससे, तब तो फ़ायदा बनता है, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा नहीं बनता। सो मैं आपको कहूँगा कि आप उसको देख के चलिए। मेरी नज़र में जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, अगर अपने वकील साहब से आपने बात करनी है या ख़ुद भी करना है, आप कोर्ट को फ़ोन कीजिए। कोर्ट की जो कस्टमर सर्विसेज लफबरा का नंबर होता है उसके ऊपर फ़ोन कीजिए, उनको बताइए कि जी ये मेरा अपील नंबर था, मुझे बताएं कि इस अपील का क्या बना, क्या अभी भी आपके पास ये एप्लीकेशन कोई पेंडिंग है या नहीं है। वहाँ से आपको बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा और वो आपको, अगर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ उनको कंफर्म करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तब वो आपको एक कॉपी भी आपके डिसीजन की भेज सकते हैं। सो उससे आपको पता चल जाएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपने आगे कहाँ जाना है। अब आप आए हुए अप्रैल 2002 से, आपको यहाँ पर आए हुए 10 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। अब अगर आप काम करते रहे हैं, टैक्स पे करते रहे हैं, आपने कोई घर ले लिया या आपकी कोई फैमिली लाइफ चल रही है यहाँ पे, हो सकता है आपकी कोई फियांसे हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई बच्चे हों, कुछ भी, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो सारा कुछ मिला के फिर आपकी नई एप्लीकेशन की जा सकती है जिसमें आपका चांस बन सकता है। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी खटकती है कि आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली इन 2011 मार्च और उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता, आपको ज़रूर पता करना चाहिए, कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। पता कीजिएगा, कोर्ट से पता कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले और फिर डिस्कस कीजिएगा किसी वकील के साथ या मेरे साथ कि आगे क्या करना है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था, मेरे हस्बैंड को अभी रिसेंटली इंडेफिनेट लीव मिला है 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी पे, ठीक। और मैं डिपेंडेंट आई थी, मेरे यहाँ 4 साल हो गए हैं, अभी मेरे पास लीव टू रिमेन है। तो मैंने ये पूछना था कि मैं इंडेफिनेट के लिए कब अप्लाई कर सकती हूँ, क्या मुझे भी 10 इयर्स यहाँ पे गुजारनी होंगी? प्लीज़ आप मुझे डिटेल से बताइए। थैंक यू। अच्छा, मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो ये कि आपने बताया कि आपको 4 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, तो आप उनकी डिपेंडेंट के तौर पे नहीं चल रही थी, शायद मुझे कुछ समझने में गलती हुई है। लेकिन जो मुझे बात समझ आ रही है मुझे कि 4 साल आपको हो गए यहाँ पर आए हुए, आपके हस्बैंड को अब इंडेफिनिट लीव मिल गई है लेकिन उनको लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर मिली है, सो वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर नहीं मिली उनको। इस सिचुएशन में आप उनकी डिपेंडेंट नहीं बन सकती थी। अब अगर आप ऑन योर ओन 10 साल कंप्लीट कर लेती हैं, वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने हस्बैंड की बेस पे स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं। अब स्पाउस वीज़ा में क्या होगा, आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी, जिसके 2.5 साल के बाद आप दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगी और उसके बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। एक तो ये जो सीधा सीधा है। कुछ होम ऑफिस ने एक डिस्क्रेशन की भी बात की हुई है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको 4 साल अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए हो गए और उनको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो चाहे आप लॉ के अंदर नहीं आती, फिर भी आपको इंडेफिनिट लीव दी जा सकती है जब आपके टोटल टाइम हो जाता है। सो उसमें आप अप्लाई करके देख सकती हैं, लेकिन वो कुछ रिस्क की बात होगी। मैं यही कहूँगा कि आप अप्लाई कर लीजिए उसके लिए, अपने स्पाउस वीज़ा के लिए। जब वो आपका हो जाता है, जब आप सेफ़ हो जाती हैं, उसके बाद फिर देखिएगा कि और ऑप्शंस क्या बन सकते हैं इंडेफिनिट लीव जल्दी हासिल करने के लिए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अपना स्टेटस ठीक करें। आपका कहीं पे अभी तो आपने जिस तरह बताया था कि आपकी अभी लीव टू रिमेन चल रही है, लेकिन उसको ख़त्म होने से पहले ये नहीं होने देना कि जी वो बस ख़त्म हो जाए और आपने कुछ किया ना हो। सो ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ अपनी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन ज़रूर डाल दीजिएगा। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैंने पहले भी फोन किया था, आज तो मैं लकी हूँ कि बुखारी साहब को मेरा फोन मिल गया, वरना मेरा तो फोन मिलता ही नहीं है। अच्छा, वो मैंने आपसे सवाल किया था ना कि मैं 2000 जनवरी में आया था, वो मैंने ये भी आपको बताया था कि लास्ट टाइम मुझसे जो फॉर्म फिल करवा लिया था, तो वकील ने कहा था बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होता, तो इसका जरा जवाब दे दें, वो क्यों करवाया था? सर वैसे वाकई बड़ी बात है, लोग कहते हैं कितनी कितनी देर इंतजार करते हैं, कॉल नहीं मिलती और आपकी 2 दफ़ा मिल गई एक ही शो के। मैं यकीन करें लकी हूँ कि आज मेरा दूसरी दफा फोन आपसे बात करने का कमाल मौका है। मिल गया। अच्छा, तो दूसरा आपका सवाल था जी कि आपसे उन्होंने फॉर्म फिल कराए थे और उसमें आपने बताया था कि उन्होंने लॉस्ट एंड स्टोलन वाला फॉर्म फिल करवाया था आपसे। उसका मतलब सिर्फ ये कि आपने उनको जो भी अपना पासपोर्ट के बारे में बताया होगा कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो आपने उनको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी कि या तो वो गुम गया है या चोरी हो गया था, तो उन्होंने वो आपसे करके अपने सिस्टम में रख के, अब क्योंकि उन्होंने आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि आपके पिछले पासपोर्ट के साथ क्या हुआ।
सो वो आपने आपकी लॉस्ट या स्टोलन के उन्होंने रिपोर्ट करके अब वो कर रहे हैं। ये उन्होंने आपको बिल्कुल सही कहा कि अभी आपको वो रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो सोच रहे हैं उस तरफ। सो वो अपने दिमाग में रखिएगा कि उनका ये करने का जो मकसद है वो यही है कि वो एम्बेसी के अंदर कांटेक्ट करें और आपका ETD के लिए अप्लाई करें, जो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, वो शायद उसके लिए अप्लाई करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं वहीद बात कर रहा हूँ लंदन से जी। सर। मेरे एक दोस्त ने शादी की पार्टनर के साथ वो रह रहा है। वो स्टूडेंट आई है लड़की, उसका बेबी हुआ है, वो ब्रिटिश हो गई है ना अभी ना, तकरीबन 8 वीक्स हो गए, उसके पासपोर्ट भी आ गया। ठीक। तो वो उसको छोड़ के यानी चला गया है उस लड़की को। अच्छा। क्या वो उसके पास स्टूडेंट वीजा है, 6 मंथ का भी रहता है उस लड़की के पास। अच्छा। तो क्या वो अभी अप्लाई कर सकती है बच्ची की स्टेटस से कि उसको स्टे वगैरह मिल जाए या कुछ अच्छा, तो मिल जाए? जो ब्रिटिश नेशनल की आप बात कर रहे हैं वो बच्ची जो पैदा हुई है उसकी बात कर रहे हैं? जी, बच्ची ऑलरेडी ब्रिटिश हो गई है। बच्ची ब्रिटिश हो गई है, जो बाप था वो ब्रिटिश था, और जिस एप्लीकेंट की आप बात करें वो स्टूडेंट पे, वो स्टूडेंट आई थी, उसके पास 6 मंथ का वीजा अभी रह गया है। ठीक है, तो अब किस बेस पे अप्लाई करना चाह रही हैं कि जी बच्ची यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है, इस बेस पे? जी जी जी, लेकिन आपने बताया कि बाप छोड़ के चला गया है। जी हाँ, उसको छोड़ के चला गया। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए बन जाती है कि इसमें 2-3 डिफरेंट सिनारियोज आ सकते हैं। बाप की नेशनैलिटी की वजह से बच्ची को नेशनैलिटी मिल गई। अब बच्ची ब्रिटिश नेशनल है, माँ के पास अभी स्टूडेंट वीज़ा है। अब वो कहती है कि जी मैं यहाँ पे उस बेसिस पे रुक सकती हूँ कि नहीं। अगर बाप कहता है कि मैंने बच्ची के साथ कांटेक्ट रखना है और मैंने बच्ची के साथ मिलना है और मैंने उसके साथ एक बाप वाली प्रेजेंस रखनी है उसकी लाइफ में, तो फिर माँ उसको बच्ची को यहाँ से लेके जा नहीं सकती। उस सूरत में माँ को यहाँ पे स्टेटस कोई ना कोई मिल सकता है जो डिस्क्रिशनली मिल जाएगी, वो एक अलग बात बनती है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, अगर हम देखें उसके ऊपर कि ज़िम्ब्रानो वाली एक सिचुएशन क्या बन सकती है। ज़िम्ब्रानो ये कहता है कि अगर एक ब्रिटिश नेशनल को यूके से निकल के जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी एक नॉन ब्रिटिश नेशनल के ऊपर है जिसको यहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर ये केस अप्लाई हो सकता है। सो यस, इनकी सिचुएशन में ज़िम्ब्रानो वाली सिचुएशन अप्लाई हो सकती है। उनको अप्लाई करना पड़ेगा, EEA फॉर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर फिर खैर टेक्निकलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, उनको वो सब कुछ देखना होगा, उसकी बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन अगर आप करते हैं उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने ये कहना है कि ठीक है बच्ची ब्रिटिश है, माँ के पास पूरी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्ची के इतनी छोटी एज है कि इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ आपकी कंट्री में जा सकती है। सो ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो ये बात नहीं बनेगी। जहाँ तक मुझे ये बात होती नज़र आती है वो तभी है कि अगर बाप कहता है कि नहीं मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रखना है, या माँ जाके ज़िम्ब्रानो के अंदर केस डाल देती है और उसके ऊपर उनकी एप्लीकेशन हो सकती है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, सलाम जी, नवीद बात कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। मुझे सवाल ये करना था कि ये जो लाइफ इन यूके टेस्ट है फ्रॉम 28 अक्टूबर ये कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, नया टेस्ट देना होगा, तो जो लोगों ने ऑलरेडी 28 अक्टूबर से पहले जो टेस्ट दिया हुआ है वो एक्सेप्टेबल होगा 28 अक्टूबर के बाद जो भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे? जैसे मुझे अभी सितंबर 2014 में जाना है मुझे अपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, ठीक, तो क्या वो जो पुराना टेस्ट 28 अक्टूबर से पहले जो लिया हुआ है वो एक्सेप्टेबल होगा या मुझे नया टेस्ट देना पड़ेगा? ओके, और बताइए, बस ये सवाल आपका। देखिए सर, टेस्ट की बात ये होती है कि मैंने तो इसके ऊपर नज़र रखनी भी छोड़ दी क्योंकि होम ऑफिस इतनी चेंजेस करता रहता है, इसके अंदर करता रहता है। मैं ये कहता हूँ कि जब आपका टाइम आता है उस वक्त देखिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और उसके मुताबिक अप्लाई करें। बाय वे ऑफ समरी आपको इतना बता दूँ, जो लोग पुराना लाइफ इन द यूके टेस्ट करते थे उनको ये कहा जाता था कि जी ये आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट फॉर एवर वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी की कोई मियाद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद एक नया टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस मार्च में। उसमें उन्होंने कहा कि जी जो उनके पुराने टेस्ट हैं उनके वो पुराने टेस्ट वैलिड रहेंगे और अब से जो आगे चल रहे हैं उनको फिर अब नए टेस्ट करने पड़ेंगे, सो वो लोग उसके ऊपर आएंगे। तीसरी चीज़ अनाउंस ये हुई कि जी अक्टूबर से आपको लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा साथ। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये बनती है कि अगर आपका पुराना टेस्ट जो कि वैलिड टेस्ट था जब आपने अप्लाई किया उसके लिए और जब आपने वो टेस्ट किया, अगर वो पुराना टेस्ट आपके पास है दैट शुड रिमेन वैलिड। अगर एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं होम ऑफिस की, यानी आपको
कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, तो उसके अंदर आपको एडिशनली वो टेस्ट भी करना पड़ेगा जो लैंग्वेज के लिए होगा। सो अगर आप वो दोनों रिक्वायरमेंट्स को एक टेस्ट में पूरा कर लेते हैं, फैंटास्टिक। अगर आप दोनों को एक में पूरा नहीं कर सकते तो आपको दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। ऑलराइट जी, मेरा ख्याल है इसके अंदर काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जी पुराना टेस्ट चल सकता है कि नहीं। पुराना टेस्ट को उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इनवैलिड हो गया है, सिर्फ ये है कि जब आपने अप्लाई करना है उस वक्त देखें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या वो पुराने टेस्ट को वहाँ पे भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अगर करते हैं देन यू आर फाइन, अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपको नया टेस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। जी वालेकुम। सर मैंने 2000 में आया था और अभी जिस फरवरी में FLRO की, मुझे 14 साल हो गए तकरीबन, वाइफ को 8 साल हो गए, बच्चा मेरा नेक्स्ट मंथ में 7 साल का हो जाएगा। तो FLRO की थी फरवरी में, अभी उन्होंने मुझे लास्ट वीक IS 151 दिया और उसके बाद साथ ही मुझे IS 96 दिया, वाइफ को भी IS 96 दे के तो मंथली रिपोर्टिंग पे लगा दिया है। और अपील का राइट भी दिया? नहीं, फिर रिफ्यूज नहीं, आंसर कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, रिफ्यूज नहीं किया अभी आपको? नहीं, रिफ्यूज नहीं किया, बस मुझे रिपोर्टिंग सेंटर में उन्होंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके IS 151 दिया और उसके बाद साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि ये अब IS 96 बाद में उन्होंने दिया और दे के वाइफ को भी IS 96 दिया और मुझे कहा कि जब हम मंथली रिपोर्ट करें। ठीक। और मेरी बेटा जो मेरा वो नेक्स्ट मंथ में मेरा 7 साल का भी हो जाएगा। ठीक। तो अभी क्या नेक्स्ट इनका IS 151 से क्या होएगा अभी, क्या चलें मैं बताता हूँ सर। IS 151A का और 1B का जो मकसद होता है वो आपके रिमूवल का पॉइंट होता है कि उन्होंने इन्फोर्समेंट शुरू कर दी है। IS 151A आपका नोटिस ऑफ डिसीजन होता है जिसमें कहा जाता है कि जी ये हमने अब डिसीजन कर लिया है कि आप इलीगल एंट्रेंट हैं या आप ओवरस्टेयर हैं या जो कुछ भी है और आपको यहाँ से निकाला जाना है, तो हमने उसके ऊपर फैसला करके ये आपको वो डिसीजन सर्व किया जा रहा है, वो आपका IS 151A होता है। IS 96 जो होता है वो आपका सिर्फ रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस वाला पेपर होता है, उस पर आपकी फ़ोटो लगी होती है, आपका नाम और एड्रेस लिखा जाता है और फिर उसमें लिखा जाता है कि जी आपने हर हफ्ते आना है या हर 2 हफ्ते आना है या हर महीने आना है या हर 6 महीने आना है और आपने इस एड्रेस पे रहना है, काम करना आपको अलाउड नहीं है, कोई बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते, वो सारा कुछ उसमें लिख के आपको IS 96 में कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग का ये जो सारा प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, ये आमतौर पर तब शुरू किया जाता है जब केस आपका ख़त्म हो चुका हो या उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका कोई केस ना भी हो लेकिन उसके पास कोई स्टेटस ना हो, यहाँ पे उसको भी ये नोटिस सर्व किया जा सकता है। सो आपको जो सर्व किया गया वो इसीलिए प्रॉब्ली सर्व किया गया कि आपका इतना उनके पास एप्लीकेशन जो गई है, इतना टाइम उनको नज़र आ रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत स्नीकी किस्म की हरकत है, बहुत गलीज़ किस्म की हरकत है होम ऑफिस की तरफ से कि उनको नज़र आ रहा है कि एक बंदे को 14 साल हो गए हैं, उसकी बीवी को यहाँ पे इतने साल हो गए हैं, उसके बच्चे को 7 साल होने वाले हैं और फिर वो ऐसी सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी एक स्नीकी किस्म की बात बनती है, बट होम ऑफिस तो ऐसी चीज़ें करते हैं। सो आपको जो भी कोई केस वर्कर मिला है, नहायत को 3rd क्लास किस्म का केस वर्कर मिला है जिसको यही मज़ा आ रहा है कि बस मैं किसी तरह से आपका किसी कानून के अंदर केस को ना आने दूं और उससे पहले मैं आपको रिफ्यूज़ करके यहाँ से निकाल दूं। आपने डटे रहना है सर, आपने कहीं जाना नहीं है, जहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है आपने उसी चीज़ पर डटे रहना है। आपको उतना टाइम गुजर चुका है यहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आपको स्टेटस मिलना चाहिए। चाहे उन्होंने जो कानून अपना बना दी जिसमें वो कहते हैं कि जी 20 साल पहले गुजारो फिर आपको स्टेटस मिलेगा, या 18 और 25 साल की उम्र के दरमियान आपकी उम्र है और आपने आधी ज़िंदगी गुजारी तो स्टेटस मिलेगा, चाहे वो जो भी चीज़ें उन्होंने बना दी, फिर भी एक डिसीजन मेकर को आपके केस को प्रॉपरली फिर भी देखना है, उसने फिर भी फैसला करना है कि आपके केस में ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या बात बनती है। ये कोर्ट्स में जाके बात पक्की होती है। सो अगर आपको वो रिफ्यूज़ करते भी हैं क्योंकि IS 151A आपको सर्व कर दिया गया है, हो सकता है अगर वो आपको रिफ्यूज़ करें तो आपको सीधा सीधा राइट ऑफ अपील मिले इसके अंदर, जिसमें आप अपने अपील राइट को चैलेंज कर अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर जाके जज के सामने अपने केस को जीत सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग केस है आपका, मेरा ख्याल है उसके अंदर बड़ी जान बनती है, आपका खुद भी इतना टाइम गुजरा है, आपके बच्चे को भी इतना टाइम गुजरा है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहनी चाहिए। सो इनको इस्तेमाल सही तरह से कीजिएगा। अगर आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो किसी और के पास ना जाइएगा, इस केस में मेरे पास ही आ जाइएगा, मुझे मज़ा आएगा इसको हैंडल करने का, बिकॉज जब केस में जान होती है तो फिर उसको लड़ने का और ही मज़ा होता है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक सर। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, छोटा सवाल रखें ताकि मैं उसके छोटे छोटे जवाब आपको दे सकूँ।
अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। तब तक अगर आप मुझे ढूंढना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, आप मुझे लॉ सोसाइटी से ढूंढ सकते हैं। वैसे आप जहाँ से भी देखना चाहें आप मेरे पास आ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको हर तरह से हेल्प करूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।